नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक आज शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी और भाजपा नेता संजय जायसवाल के आवास पर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। आपको बता दें कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं अब बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी को लेकर अब एनडीए के नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी और भाजपा नेता संजय जायसवाल के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दानिश, क्या लगता है इस बैठक में क्या खास चर्चाएं की जाएंगी आज? देखिए माधुरी, सबसे पहली बात है कि जो है अभी कुछ ही महीना बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिसको लेके बीजेपी के साथ एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। तो इसी सिलसिले में आज संजय जायसवाल के यहाँ बीजेपी की अहम बैठक है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि आप अपने क्षेत्र में जाके किस तरह से जनता को अपनी बातों को समझाइए और अपने अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को तेजी से कीजिए कि जो जनता के मन में जो भी सवाल आ रहा है कि हाँ विकास नहीं हुआ या हो रहा है, धीरे हो रहा है, ये सब को दूर कीजिए और विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी गलती ऐसा ना कीजिए जो उन पर भारी पड़े। जी, और दानिश, इस समय बिहार को लेकर के अन्य राजनीतिक दल भी सतर्क हैं, तो इस समय बिहार में कितने सतर्क नजर आ रहे हैं पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर? जी, देखिए सबसे पहली बात है कि कुछ महीना पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा शुरू की थी और उसको उन्होंने संपन्न भी किया। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव का जो है महिला संवाद यात्रा उन्होंने शुरू किया था, तो वो भी अपना किया। उसके बाद अभी कांग्रेस का जो है युवा रोजगार यात्रा शुरू की है। तो सभी दल जो है अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी दल एक दूसरे से अपने आप को मजबूत दिखाने में भी लगे हुए हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद दानिश। महाराष्ट्र से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए एनसीपी विधायक अन्ना बनसोड़े निर्विरोध चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए एनसीपी विधायक अन्ना बनसोड़े निर्विरोध चुने गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा आज होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई देना अभी से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवार अन्ना बनसोड़े के निर्विरोध चुने जाने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता बनसोड़े अजीत पवार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में बनसोड़े के नाम पर मुहर लगाई गई थी, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इसको देखते हुए निर्विरोध अन्ना बनसोड़े को चुना गया है। हमारे संवाददाता सरजीत सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरजीत, इस समय कैसा माहौल देखा जा रहा है? उपाध्यक्ष पद के लिए अब अन्ना बनसोड़े को चुना गया है, वो भी निर्विरोध।
जिस तरह से अन्ना बनसोड़े जो है उनको निर्विरोध चुना गया है, जिसको लेकर लगातार जिस तरह कवायद चल रही थी। हालांकि विधानसभा के उप अध्यक्ष के पद को लेकर अजित पवार के गठ में ये अन्ना बनसोड़े को चुना गया है। अन्ना बनसोड़े अजित पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस पर जो है आज इस पर क्लियर हो चुका है। आज विधानसभा का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में पूरी तरह से इस पर बहस होगा और कई सवालों के जवाब हैं जो उपाध्यक्ष पद चुने गए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। जी सर जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। सचिव मुख्यमंत्री व आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा, चार धाम यात्रा के शुरुआत में तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसको देखते हुए इस बार यात्रा शुरू होने के एक माह तक वीआईपी दर्शन मान्य नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, चार धाम यात्रा में इस बार यात्रा शुरू होने के एक माह तक वीआईपी दर्शन मान्य नहीं होंगे। यदि कोई वीआईपी आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। आयुक्त गढ़वाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धामों में भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत यात्रा के शुरुआती एक माह तक वीआईपी दर्शन मान्य नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी दर्शन से आम श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता है और इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में अब ये देखने को मिल रहा है कि चार धाम यात्रा शुरू होने के एक माह तक वीआईपी दर्शनों को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी वीआईपी को भी अब आम लोगों की तरह दर्शन करने होंगे। एक माह तक वीआईपीओं को आम लोगों की तरह दर्शन करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, अब एक माह तक वीआईपी दर्शनों को मान्य नहीं रखा गया, तो इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छी पहल है सरकार की ये, क्योंकि वीआईपी दर्शन में बड़ी दिक्कतें होती थी और वीआईपी दर्शन में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती थी कि लोग जो है शुरू महीने में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। जैसे कपाट खुलते हैं तो लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और वहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा होता है। तो इसको देखते हुए वीआईपी दर्शन के लिए पिछले साल भी जो नियम बनाए गए थे कि शुरुआती एक महीना कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे और शुरू में जो आम पब्लिक की तरह जाइए और दर्शन करिए। ये नहीं कि आप वीआईपी दर्शन के चक्करों में एक वीआईपी दर्शन करने के चक्कर में कम से कम 50 लोग रुक जाते हैं और 50 लोग रुकने का मतलब अगर दिन में 4 वीआईपी दर्शन हो गए तो 200 लोग रुक गए तो वो भीड़ जमा हो जाती है। उसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि वीआईपी दर्शन कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। फिलहाल जो है नॉर्मल ही दर्शन होंगे, जिस तरीके से कोई भी आदमी चाहे कोई भी है वो छोटा बड़ा ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वीआईपी दर्शन में आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है और सरकार की बदनामी होती है। जी सतीश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अब विधानसभा चुनाव होगा। इसमें अब करीब 2 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चला है। मायावती अब दलितों के साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेंगी। बीएसपी ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की विशेष बैठक बुलाई थी। मायावती ने आज भाईचारा कमेटी का ऐलान भी किया है और बसपा ने इससे पहले साल 2007 में भाईचारा कमेटियां बनाई थी। हालांकि 2012 में मायावती की सरकार नहीं बन पाई थी और भाईचारा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब से भाईचारा कमेटी का दोबारा गठन नहीं किया गया था। हालांकि अब इसकी कवायद दोबारा शुरू कर दी गई है। दलित, पिछड़ा और भाईचारा कमेटी के बाद मुस्लिम और सवर्ण जातियों के साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए नए सिरे से भाईचारा कमेटियां बनाकर बैठकों का दौर बसपा के द्वारा शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और इसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां अभी से मुस्तैद नजर आ रही हैं। हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती भी बड़े दांव चल रही हैं। 2012 में जो भाईचारा कमेटी बनाई गई थी, अब उसको फिर से पुनर्गठन किया जा रहा है और इस बार बसपा ने न सिर्फ दलित बल्कि ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण जातियों पर भी अपना फोकस रखा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर गोरखपुर के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल बेमिसाल है। इन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़क लाइट की व्यवस्था चाक चौबंद हुई है, वहीं सुरक्षा काफी मजबूत हुई है। आज माफिया या तो फरार है या तो दुबके हुए हैं। गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज पर्यटन के लिए लोगों को काफी लुभा रहा है। साथ ही गीड़ा में औद्योगिक कंपनियों में रोजगार के अवसर भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पूर्व सांसद रितेश पांडे ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। मेझौड़ा तिवारीपुर मोड़ के पास क्षेत्रीय दौरे पर निकले पूर्व सांसद ने एक दुर्घटना देखी। यहां एक ई रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर में विशाल वर्मा और पंकज कुमार नाम के 2 युवक घायल हो गए थे। रितेश पांडे ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। अपने काफिले की एक गाड़ी से उन्होंने दोनों घायलों को जिला अस्पताल अकबरपुर भिजवाया। उन्होंने अस्पताल के सीएमएस से बात कर घायलों के इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। अब दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 3 दिन पहले हुए बुलडोजर कार्यवाही का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये इसमें देखा जा सकता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा आग से जल रहे छप्पर के नीचे से भागती हुई निकलती है। उसके हाथ में स्कूल बैग था, उसने सीने से लगा रखा था। वीडियो सामने आया तो लोगों ने बच्ची की लगन को सराहा और उसे भविष्य की सफलता की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं इस मामले में कोतवाली जलालपुर पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और ऐसे लोगों की पहचान कर जिन्होंने इस घटना से संबंधित फेक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है, उनको नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय हरैया तहसील के रिधौरा, कंचनपुर, माचो और लालपुर गांव के किसानों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण उनकी जमीनें लेना चाहता है। वे अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि वो सभी छोटे काश्तकार हैं और खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीनें विकास प्राधिकरण को दी गई तो वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने माचा गांव में इस योजना को रोकने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि इनका जो कंप्लेंट था वो था कि उनके एरिया में जो अयोध्या में लिया गया है तो ऐसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो ये मामला रेगुलेशन में आ जाता है, फिर उनको वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं। उसको लेकर के इनकी थोड़ी चिंताएं थी और हो सकता है कुछ चिंताएं ऐसी थी जो कि गलत भी बता दी गई हों। रामपुर के बिलासपुर में अब भारतीय किसान यूनियन द्वारा विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत नवीन मंडी में हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह टिकैत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे और महापंचायत के दौरान टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान यदि अफसरों को अपने ट्रैक्टर का डर नहीं दिखाएंगे तो ये भ्रष्ट अफसर हमारे ऊपर दबाव बनाए रखेंगे और हमारी ज़मीनें हड़पने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अग्रसर होने के लिए सबसे ज़रूरी है एकजुटता। संगठन चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि एकजुटता नहीं होगी तो सफलता हासिल नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर औरंगजेब की कब्र खोदने और छावा मूवी के मुद्दे को सत्ता पक्ष एवं कुछ अन्य नेताओं के द्वारा लगातार तूल दिए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने मजाकिया लहजे में इन मुद्दों को तूल देने वाले नेताओं के वक्तव्यों पर चुटकी भी ली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जीआरपी से बड़ी सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि जीआरपी अनुभाग गोरखपुर की सर्विलांस टीम ने फरवरी माह में खोए हुए 307 मोबाइलों को बरामद कर लिया है और उनके स्वामियों को सौंप दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक
रेलवे संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 61 लाख रुपए तक की है। इनमें कई मोबाइलों की कीमत काफ़ी महंगी है। उन्होंने कहा कि सफ़र के दौरान जिन मोबाइल धारकों के मोबाइल ट्रेन में छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, सर्विलांस के द्वारा उन मोबाइलों को बरामद कर स्वामियों को सौंप दिया जाता है। अब तक लगभग 1000 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अब यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि किशोरपुर रामनेर गांव में भूमाफिया कर रहे किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की गई है और अवैध निर्माण जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमकर बुलडोजर भी चलाया गया। मौके पर ओएसडी लैंड और एसडीएम भी मौजूद रहे। जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत ग्रामों में जमकर बुलडोजर भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि जिसकी चपेट में आकर 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। सोमवार की रात करीब 8 बजे अचानक कैलाश पुत्र कलुआ के कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर, 3 लाख रुपए की नकदी, अनाज, रजाई, गद्दे, बर्तन समेत जरूरी सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित के मुताबिक आग लगने से उसे तकरीबन 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं बराबर में स्थित दीपू तथा रमेश के कच्चे मकान को भी आग ने अपने आगोश में ले लिया है, जिसमें इनका भी लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ितों के द्वारा मामले की जानकारी राजस्व प्रशासन को दी गई है और आग लगने से पीड़ित परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी राजस्व प्रशासन को दी गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में घुस रहे हैं। हाथियों के जंगल से बाहर निकलने के कारण किसानों की हरी भरी खेती को क्षति पहुंच रही है और जंगल से बाहर निकलकर हाथियों ने किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल कर आ रहे हैं और पीलीभीत के पीटीआर माला रेंज के बेबा फार्म का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरायल खंसी थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में नाली और बर्जा निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया है। आपको बता दें कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई है। विवाद की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए महिलाओं सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी कार्यवाही के महिलाओं और बुजुर्गों को गिरफ्तार किया है। 80 वर्षीय बुजुर्ग में को मारपीट में गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने उनके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई है। घटना का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी छत पर चढ़कर महिलाओं और पुरुषों को बलपूर्वक गिरफ्तार करते हुए दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है और दोषी पुलिसकर्मियों को कार्यवाही की मांग भी की है। मेरठ पुलिस के एक सिपाही के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस में तैनात सिपाही का नाम विपिन चौधरी बताया जा रहा है। विपिन चौधरी को 2 लोगों ने पहले जमकर गाली गलौज की, उसके बाद जमीन पर गिराकर वो उससे मारपीट करने लगे। आरोपियों का नाम योगेंद्र और रुपेश बताया जा रहा है। इन्होंने अपने अपने साथियों के साथ सिपाही को पीटा था। आरोपियों की पहचान के बाद टीपी नगर पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। थाना टीपी नगर के रोहटा रोड स्थित शांति कुंज कॉलोनी का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बदायूं के सहसवान नगर में खुलेआम व्यापारी के साथ लूटपाट की गई है। आपको बता दें कि तमंचे के बल पर यह लूटपाट हुई है और पीड़ित का नाम चंदन है। चंदन अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था, तभी 3 हथियारबंद लोगों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की है। पीड़ित का कहना है कि उनके साथ उनका बेटा भी था। अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनसे 3 लाख रुपए से अधिक की धनराशि व सोने चांदी के आभूषण भी
लूट लिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।